Hello students, this is the second part of the chapter Print and Culture. Our today's topic is the reading mania. Through the 17th and 18th century, literacy rate went up in most part of the Europe. 17 और 18 सेंचुरी में अब हम ये देख रहे हैं कि लिटरेसिटी रेट जो साक्षरता दर जिसे हम कहते हैं लिटरेसिटी रेट वो यूरोप के अलग अलग पार्ट में काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है. Churches of different denominations set up the school in the villages, carrying the literacy to the peasants and the artisan. और जो churches हैं वो भी अलग अलग जगहों पे villages में स्कूल्स को सेटअप कर रहे हैं. और जो लिटरेसिटी रेट है वो इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि अब जो आर्टिशियंस हैं या पीजेंट्स हैं जो किसान हैं या जो आर्टिशियंस होते हैं वो लोग भी अब लिटरेट हो रहे हैं. बाय द एंड ऑफ द 18th century के ख़त्म होते होते in the some parts of the Europe literacy rate were as high as 60 to 80%. यूरोप में जो लिटरेसिटी रेट था वो 60 to 80% तक बढ़ गया. As literacy and the school spreads in the European country, there was a virtual reading mania. जैसे जैसे यूरोप में लिटरेसिटी रेट बढ़ता गया, स्कूल्स बढ़ते गए, तो हम देख रहे हैं कि जो रीड करने की जो हैबिट है वो अब ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ रही है. पीपल वांटेड बुक टू रीड एंड प्रिंटर प्रोड्यूस बुक्स इन एवर इंक्रीजिंग नंबर. लोगों को अब ज़्यादा से ज़्यादा बुक पढ़ने के लिए चाहिए और जो प्रिंटर्स हैं वो भी बुक्स को अब ज़्यादा से ज़्यादा नंबर में प्रिंट कर रहे हैं. न्यू फॉर्म ऑफ पॉपुलर लिटरेचर अपीयर्ड इन प्रिंट. अब नए तरीके का पॉपुलर किस्म का लिटरेचर जो है वो भी हम देख रहे हैं प्रिंट में अब आ चुका है जो नए तरीके की ऑडियंस को टारगेट कर रहा है. बुक सेलर एम्प्लॉयड द पेडलर हु रोम्ड अराउंड द विलेजेस. जो बुक सेलर्स होते थे वो पेडलर्स को एम्प्लॉयड करते थे, उनको हायर करते थे ताकि वो गांव गांव में जा सकें और बुक्स को सेल आउट कर सकें. देयर वर एल्मैक्स और द रिचुअल कैलेंडर अलॉन्ग विद द बलाड्स एंड द फोक टेल्स. अब यहाँ पर हम ये भी देख रहे हैं कि कैलेंडर्स होते थे और एलमैक्स होते थे, फोक टेल्स परियों की कहानियाँ हो गई, बलाड, ये सब चीज़ें भी हैं. एलमैक्स वॉज एन एनुअल पब्लिकेशन विच गिव द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द मूवमेंट्स ऑफ द सन और मून. But other forms of the reading matter largely for entertainment began to reach ordinary reader as well. और साथ ही साथ हम ये भी देख रहे हैं कि जो एंटरटेनमेंट को लेके जो रीडिंग होती थी वो उस तरह की प्रिंटिंग भी हो रही है और ज़्यादा से ज़्यादा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रीडर्स के पास इस तरह की बुक्स पहुंच सके, तो अब इस तरह का भी चीज़ों को ध्यान में रखा जा रहा था. इन इंग्लैंड द पेनी चैप्सबुक वर कैरीड बाय द पेटी पेडलर. इंग्लैंड में हम देखते हैं कि कैसे जो पेडलर्स होते थे वो पेनी चैप बुक्स को कैरी करते थे और जो पेडलर्स इन बुक्स को कैरी करते थे उसको चैपमैन कहा जाता था. चैप बुक्स स्टूडेंट्स जो होती थी वो एक पॉकेट साइज बुक होती थी जो कि पेडलर्स के द्वारा सेल की जाती थी, बहुत ही छोटी सी पॉकेट साइज की बुक, एंड सोल्ड फॉर अ पेनी, और बहुत ही कम दामों में इसको बेचा जाता था ताकि कोई भी पुअर पर्सन भी उसको खरीद सके. इन फ्रांस वर द बेलिथिक्यू ब्लू विच वर लो प्राइस्ड स्मॉल बुक. फ्रांस में हम देखते हैं बेलिथिक्यू ब्लू जो कि बहुत ही छोटी बुक्स होती थी और बहुत सस्ती बुक्स होती थी, एंड द प्रिंटेड ऑन द पुअर क्वालिटी पेपर, और उनको बहुत ही पुअर क्वालिटी पेपर पर प्रिंट किया जाता था, एंड बाउंड इन अ चीप ब्लू कवर, और इसका जो कवर होता था वो बहुत ही सस्ता सा होता था, ब्लू कलर का होता था. इसके अलावा देर वर द रोमांसेस प्रिंटेड ऑन द 4 to 6 पेजेस. रोमांस को लेकर भी बुक्स प्रिंट होती थी, एंड वर मोर सब्सटैंशियल हिस्टोरीज विच वर स्टोरीज अबाउट द पास. साथ ही साथ हिस्ट्री से रिलेटेड भी स्टोरीज को प्रिंट किया जाता था. बुक्स वर ऑफ वेरियस साइज. बुक्स अलग अलग साइजेस की होती थी. लोगों के इंटरेस्ट को ध्यान में रख के, लोगों के पर्पस को ध्यान में रख के बुक्स को प्रिंट किया जा रहा था. द पीरियोडिकल प्रेस डेवलप फ्रॉम द अर्ली 18th सेंचुरी. अब हम ये देख रहे हैं कि 18th सेंचुरी तक आते आते जो प्रेस है वो अब डेवलप्ड हो रही है, कंबाइनिंग द इंफॉर्मेशन अबाउट द करंट अफेयर एंड एंटरटेनमेंट, जिसमें कि अब करंट अफेयर हो गया, एंटरटेनमेंट हो गया, उसको लेकर रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती थी. न्यूज़पेपर इन जनरल कैरीड द इंफॉर्मेशन अबाउट द वॉर एंड ट्रेड एज वेल एज द न्यूज़ ऑफ डेवलपमेंट एंड अदर प्लेसेस. न्यूज़पेपर्स होते थे, जर्नल्स होते थे जो कि इंफॉर्मेशन देते थे रिगार्डिंग वॉर्स, युद्ध कहाँ हो रहा है, ट्रेड, व्यापार, या किसी भी तरह का नया डेवलपमेंट किसी भी जगह पे अगर हो रहा है. सिमिलरली द आइडियाज़ ऑफ द साइंटिस्ट एंड द फिलोसफर नाउ बिकेम मोर एसेसिबल टू द कॉमन पीपल. अब साथ ही साथ हम ये भी देख रहे हैं कि कैसे साइंटिस्ट और फिलोसफर्स के जो आइडियाज़ होते थे वो अब कॉमन पीपल तक बहुत ही आसानी से इस प्रिंटिंग की वजह से पहुंच सकते थे. Ancient and the medieval scientist texts were compiled and published.
पुराने पुराने एंशियंट जो पुराने मिडीवियल जो साइंटिफिक टेक्स्ट होते थे, उसको कंपाइल किया जाता था, पब्लिश किया जाता था, मैप्स को पब्लिश किया जाता था, साइंटिफिक डायग्राम्स को पब्लिश किया जाता था. When scientists like Isaac Newton began to publish their discoveries, they could influence a much wider circles of scientifically minded reader. अब यहाँ पर हम ये भी देख रहे हैं कि न्यूटन जैसे साइंटिस्ट जो हैं वो भी अपने डिस्कवरीज को पब्लिश कर रहे हैं, और जो लोग जो रीडर्स जो साइंटिफिकली माइंडेड होते थे वो अब इस तरह की बुक्स को पढ़ पा रहे हैं. The writers of thinkers such as Thomas Paine, Waldron and Jane Jacques Rousseau were also widely printed and read. बहुत जो उस टाइम के जो थिंकर्स होते थे, जैसे थॉमस पेन हो गए, वॉल्टरन हो गए, जेन जिकस रूसे हो गए, इनकी भी किताबें बहुत ज़्यादा प्रिंट होने लगी और रीड करी जाने लगी. Thus their idea about the science, reason as nationality found their way into the popular literature. तो जो उन लोग के जो आइडियाज़ होते थे साइंस से रिलेटेड, रीज़न को लेकर, रैशनैलिटी से रिलेटेड, अब उन्होंने अपना रास्ता ढूंढ लिया था और वो बुक्स के माध्यम से ज़्यादा लोगों तक जा पा रहा था. सेकेंड टॉपिक, ट्रेम्बल देयरफॉर टायरेंट ऑफ द वर्ल्ड. By the mid-18th century, there was a common conviction that the books were as a mean of spreading progress and enlightenment. 18th सेंचुरी के आते आते हम ये देख रहे हैं कि जो बुक्स थी वो अब प्रोग्रेस और एनलाइटमेंट का एक जरिया बन चुकी थी. मैनी बिलीव दैट द बुक्स कुड चेंज द वर्ल्ड. बहुत लोगों का ये भी मानना था जो बुक्स हैं वो जो है बुक वर्ल्ड को चेंज कर सकती हैं एंड लिबरेट द सोसाइटी फ्रॉम द डेस्पोटिज्म एंड टायरनी. साथ ही साथ बुक्स में इतना पावर है कि वो सोसाइटी को लिबरेट कर सकती है, आज़ाद कर सकती है डेस्पोटिज्म से. स्टूडेंट डेस्पोटिज्म का मतलब होता है अ सिस्टम ऑफ गवर्नेंस इन विच द एब्सोल्यूट पावर इज एक्सरसाइज्ड बाय एन इंडिविजुअल. मतलब एक तरीके की गवर्नमेंट, एक तरीके का सिस्टम जहाँ पर सिर्फ एक इंसान जो होगा सारी पावर को अपने हाथ में रखता है. एंड हेराल्ड अ टाइम व्हेन द रीजन एंड इंटेलेक्ट वुड रूल. तो बहुत से लोगों का ये मानना था कि बुक जो है वो सोसाइटी को चेंज कर सकती हैं, आज़ाद कर सकती हैं डेस्पोटिज्म से. और अब टाइम आ चुका है कि रीज़न और इंटेलेक्चुअल जैसी चीज़ें जो हैं वो अब हमारे वर्ल्ड में रूल करेंगी. लुइस सेबेस्टियन मर्सियर, a novelist in the 18th century France declared. लुइस सेबेस्टियन मर्सियर एक नॉवलिस्ट 18th सेंचुरी के, उन्होंने कहा था, प्रिंटिंग प्रेस इज द मोस्ट पावरफुल इंजन ऑफ द प्रोग्रेस एंड द पब्लिक ओपिनियन इज द फोर्स दैट विल स्वीप द डेस्पोटिज्म अवे. उन्होंने ये कहा था कि प्रिंटिंग प्रेस जो है एक बहुत ही पावरफुल इंजन है और प्रोग्रेस के लिए और पब्लिक ओपिनियन के लिए, और इसके अंदर इतनी ताकत है कि ये डेस्पोटिज्म जैसी चीज़ों को हमारी सोसाइटी से हटा देगा. यहाँ तक कि मर्सियर्स के जो नॉवेल्स होते थे उसमें उनके जो हीरोज़ होते थे, द हीरोज़ आर ट्रांसफॉर्म्ड बाय द एक्ट ऑफ रीडिंग. उनके नॉवेल्स में उनके हीरोज़ भी इसी तरीके से ट्रांसफॉर्म होते थे, मतलब रीडिंग करके, किताबें पढ़कर ही वो चेंज होते थे. दे डिवोर बुक आर लॉस्ट इन द वर्ल्ड बुक क्रिएट एंड बिकेम एनलाइटमेंट इन द प्रोसेस. मतलब वो हर समय बुक्स ही में रहते थे, बुक्स की दुनिया में ही खोए रहते थे और इस तरीके से वो एनलाइटमेंट लेकर आते थे. Convinced of the power of the print in bringing the enlightenment and destroying the basis of the despotism. इस बात से कन्विंस मर्सियर पूरी तरीके से थे कि जो प्रिंटिंग है वो एनलाइटमेंट ला सकती है, डेस्पोटिज्म ख़त्म कर सकती है. और मर्सियर ने इसीलिए ये भी कहा था, ट्रेम्बल देयरफॉर टायरेंटी ऑफ द वर्ल्ड, ट्रेम्बल बिफोर द वर्चुअल राइटर. नेक्स्ट टॉपिक, प्रिंट कल्चर एंड द फ्रेंच रेवोल्यूशन. Many historians have argued that the print culture created a condition within which the French Revolution occurred. बहुत सारे हिस्टोरियंस का ये मानना है कि जो प्रिंट था, जो प्रिंट का कल्चर था, उसकी वजह से फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ. अब इसको लेके स्टूडेंट्स आपकी बुक में कुछ आर्गूमेंट्स दिए हुए हैं. 3 टाइप्स ऑफ आर्गूमेंट्स हैज़ बीन यूजुअली पुट फॉरवर्ड. फर्स्ट, पहला आर्गूमेंट क्या है? फर्स्ट, प्रिंट पॉपुलराइज द आइडिया ऑफ एनलाइटमेंट थिंकर. सबसे पहले तो प्रिंट की वजह से जो हमारे उस टाइम के जो थिंकर्स होते थे उनके आइडियाज़ बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गए. कलेक्टिवली देयर राइटिंग प्रोवाइडेड अ क्रिटिकल कमेंट्री ऑन द ट्रेडिशन, सुपरस्टिशन एंड डेस्पोटिज्म. उनकी राइटिंग की वजह से जो ट्रेडिशन जो समाज में चल रहा था, जो धारणाएं, सुपरस्टिशन, मनगढ़ंत चीज़ें चल रही थी, जो डेस्पोटिज्म चल रहा था, जो एब्सोल्यूट पावर का जो सिस्टम चल रहा था, उसके ऊपर उन्होंने कमेंट किया और वो राइटिंग्स काफ़ी पॉपुलर हुई. दे आर्ग्यूड फॉर द रूल ऑफ रीज़न रादर देन कस्टम.
उन्होंने आर्ग्यू किया, मतलब बहस की कि मतलब कि हर चीज़ के पीछे उनको रीज़न चाहिए। अब वो जो सोसाइटी में पहले से चल रहा है कस्टम, उसको नहीं बिलीव करते हैं। एंड डिमांडेड, उन्होंने ये भी डिमांड की डेट एवरीथिंग बी जज थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ रीज़न एंड रैशनैलिटी। उन्होंने ये डिमांड की कि हर चीज़ को जज करना है अगर, तो हमें उसके पीछे का रीज़न चाहिए, एक रिलायबल एक रीज़न होना चाहिए हर चीज़ के पीछे। दे अटैक द सेक्रेड अथॉरिटीज़ ऑफ द चर्च एंड द डिस्पोटिक पावर ऑफ द स्टेट। साथ ही साथ उन्होंने ये भी किया कि जो चर्चेस की जो अथॉरिटीज़ थी उनको भी अटैक किया, और जो स्टेट की जो डिस्पोटिक पावर चल रही थी, जो एब्सोल्यूट पावर, ये मोनार्की सिस्टम जो चल रहा था, उसको भी अटैक किया। एंड दस इरोडिंग द लेगिटिमिटी ऑफ द सोशल ऑर्डर बेस्ड ऑन ट्रेडिशन। और साथ ही साथ जो सालों से जो सोशल ऑर्डर चला आ रहा था उसको भी उन्होंने पूरी तरीके से इरोड किया, ख़त्म किया। The writing of the Voltaire and the Rousseau were read widely, and those who read these books saw the world through new eyes that were questioning, critical and rational. जो वोल्टेयर एंड रूसे जैसे राइटर्स थे, उनकी बुक्स को बहुत ज़्यादा मात्रा में पढ़ा जाने लगा, और अब जो लोग इस तरह की बुक्स को पढ़ रहे थे वो अब वर्ल्ड को इनकी एक नई तरीके की आंखों से देख रहे थे, एक ऐसी आइज आंखें जो हर तरीके का सवाल कर रही थी और हर चीज़ के पीछे रीज़न मांग रही थी। सेकेंड, प्रिंट क्रिएटेड अ न्यू कल्चर ऑफ डायलॉग एंड डिबेट। प्रिंट की वजह से अब एक नया तरीके का कल्चर आ चुका था जिसमें लोग हर चीज़ के पीछे डिबेट कर रहे थे, बहस कर रहे थे, डायलॉग्स कर रहे थे। ऑल वैल्यूज़, नॉर्म एंड इंस्टीट्यूशन वर री इवेल्युएटेड एंड डिस्कस बाय द पब्लिक। हर तरीके की वैल्यू को और हर तरीके की जो नॉर्म्स चल रहे थे, जो इंस्टीट्यूशंस थे, उनको रीवैल्यूएट किया जा रहा था और पब्लिक उसको डिस्कस कर रही थी। डैट दे हैड बिकेम अवेयर ऑफ द पावर ऑफ रीज़न। अब लोगों को समझ में आ रहा था कि जो रीज़न का जो पावर है उसका क्या मतलब होता है। एंड रिकॉग्नाइज द नीड टू क्वेश्चन एग्जिस्टिंग आइडियाज़ इन बिलीव। और अब लोगों को ज़रूरत लग रही थी कि अब वो क्वेश्चन कर रहे थे कि जो आइडिया जो चल रहा था उसके पीछे वो लोग क्वेश्चंस कर रहे थे। विद इन दिस पब्लिक कल्चर न्यू आइडिया ऑफ सोशल रेवोल्यूशन केम इन टू बींग। इसी कल्चर की वजह से एक नए तरीके का सोशल रेवोल्यूशन आया। थर्ड, by the 1917 there was an outpouring of literature that mocked the royalty and criticized their morality. थर्ड जो रीज़न दिया गया है वो ये बताया गया है कि अब इस तरह की लिटरेचर बुक्स की प्रिंटिंग हो रही थी जिसमें कि रॉयल्टी, जो मतलब जो राजा महाराजा होते हैं या फिर जो रॉयल हाउसेस होते हैं, उनको मॉक्ड किया जा रहा था, उनकी हंसी हो रही थी, उनको क्रिटिसाइज़ किया जा रहा था उनकी मोरालिटी के लिए। इन द प्रोसेस इट रेज्ड क्वेश्चन अबाउट द एग्जिस्टिंग सोशल ऑर्डर। अब इसमें क्वेश्चनिंग हो रही थी, ये जो सोशल ऑर्डर चल रहा था उसके ऊपर क्वेश्चनिंग की जा रही थी। कार्टून्स एंड कैरिकेचर्स टिपिकली सजेस्टेड दैट द मोनार्की रिमेन्ड एब्जॉर्ब्ड ओनली इन अ सेंसुअल प्लेजर। कार्टून्स और कैरिकेचर्स का भी यूज़ किया जा रहा था जिसमें ये दिखाया जाता था कि कैसे मोनार्क जो हैं, राजा हैं, वो पूरी तरीके से आराम से प्लेजर में जी रहे हैं। एंड द कॉमन पीपल सफर्ड इमेंस हार्डशिप, और जो कॉमन पीपल हैं दे आर सफरिंग लॉट। This literature circulated underground and led to the growth of the hostile sentiment against the monarchy. इस तरह की लिटरेचर जो थी बहुत ज़्यादा अब सर्कुलेट होने लगी थी, और जिसकी वजह से दैट लेड टू द ग्रोथ ऑफ हॉस्टाइल सेंटिमेंट, जिसकी वजह से लोगों के सेंटिमेंट्स अब जाग चुके थे, और जो मोनार्की सिस्टम चल रहा था उसके अगेंस्ट अब लोगों के सेंटिमेंट्स जो थे जाग गए थे। हाउ डू वी लुक एट दिस आर्ग्यूमेंट। अब हम इस तरह के आर्ग्यूमेंट्स को कैसे देखेंगे। देयर कैन बी नो डाउट दैट द प्रिंट हेल्प द स्प्रेड ऑफ आइडिया। इसमें कोई डाउट नहीं है कि प्रिंटिंग की वजह से जो था बहुत सारे आइडियाज़ स्प्रेड हो रहे थे। बट वी मस्ट रिमेंबर दैट द पीपल डिड नॉट रीड जस्ट वन काइंड ऑफ लिटरेचर। लेकिन हमको ये भी ध्यान में रखना होगा कि कि लोग जो थे सिर्फ एक ही तरीके की लिटरेचर को नहीं पढ़ रहे थे। इफ़ दे रीड द आइडियाज़ ऑफ द वोल्टेयर एंड रूसे, दे आर ऑल्सो एक्सपोज टू मोनार्कियल एंड द चर्च प्रोपेगेंडा। अगर लोग जो थे वो वोल्टेयर और रूसी के आइडियाज़ को पढ़ रहे थे तो साथ ही साथ वो लोग मोनार्कियल और चर्च पे भी बिलीव करते थे, उनके आइडियाज़ से भी वो पूरी तरीके से बिलीव कर रहे थे। दे वर नॉट इन्फ्लुएंस डायरेक्टली बाय एवरीथिंग दैट दे रीड और सॉ। वो हर तरीके की चीज़ से इन्फ्लुएंस, प्रभावित नहीं हो रहे थे जो भी वो देख रहे थे या जो भी वो पढ़ रहे थे। दे एक्सेप्टेड सम आइडियाज़, वो कुछ आइडियाज़ को तो एक्सेप्ट करते थे और कुछ को रिजेक्ट कर दे रहे थे। दे इंटरप्टेड थिंग्स देयर ओन, दे इंटरप्रिटेटेड द थिंग्स देयर ओन वे। वो हर चीज़ को अपने नज़रिए से देख रहे थे। प्रिंट डिड नॉट डायरेक्टली शेप देयर माइंड बट इट डिड ओपन द पॉसिबिलिटी ऑफ थिंकिंग डिफरेंटली।
हम ये कह सकते हैं कि प्रिंट की वजह से उनका माइंड तो हम शेप नहीं कर पाए थे, बट इट डिड ओपन अप, लेकिन उसकी वजह से अब अलग अलग तरीके से सोचने के रास्ते खुल गए थे। नेक्स्ट टॉपिक, द 19th सेंचुरी। The 19th century saw the vast leap in the mass literacy in Europe. 19th सेंचुरी तक आते आते अब हम ये देख रहे हैं कि यूरोप में लिटरेसिटी रेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, ब्रिंगिंग इन लार्ज नंबर ऑफ द न्यू रीडर्स अमंग द चिल्ड्रेन, वुमेन एंड वर्कर। अब बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो अब रीडिंग करने लगे हैं, जिसमें कि चिल्ड्रंस भी इंक्लूड हैं, वुमेन्स भी हैं, वर्कर्स भी हैं। चिल्ड्रन, वुमेन एंड वर्कर। As the primary education became the compulsory from the late 19th century, children became an important category of reader. प्राइमरी एजुकेशन को अब हम देख रहे हैं कि 19th सेंचुरी में कैसे कंपलसरी कर दिया गया था, और चिल्ड्रन जो हैं अब इसमें बच्चे जो थे बहुत ही इंपॉर्टेंट कैटेगरी ऑफ रीडर की तरह सामने आए। प्रोडक्शन ऑफ द स्कूल टेक्स्ट बुक बिकेम क्रिटिकली फॉर द पब्लिशिंग इंडस्ट्री। स्कूल की टेक्स्ट बुक का प्रोडक्शन जो था वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। एक चिल्ड्रन प्रेस डिवोटेड टू लिटरेचर फॉर चिल्ड्रन अलोन। एक हम यहाँ देखते हैं चिल्ड्रन प्रेस भी है जो कि सिर्फ बच्चों से रिलेटेड काम कर रही है। उसको सेटअप किया गया था फ्रांस में 1857 में। दिस प्रेस पब्लिश द न्यू वर्क एज वेल एज द ओल्ड फेरी टेल्स एंड फोक टेल्स। ये जो प्रेस थी वो नए तरीके के काम को तो पब्लिश करती ही थी, साथ ही साथ वो पुरानी जो ओल्ड फेरी टेल्स, परियों की कहानियाँ होती थी, जो टेल्स होती थी, उसको भी पब्लिश करती थी। The Grimm brother in the Germany spent year compiling the traditional folk tale gathered from the peasant. एग्जाम्पल इसमें बुक में दिया है आपका कि एक ग्रिम ब्रदर्स का जो जर्मनी से बिलोंग करते थे, उनने बहुत साल तक अलग अलग तरीके की ट्रेडिशनल पुरानी टेल्स को, कहानियों को इकट्ठा किया, किसानों से कंपाइल किया। वॉट दे कलेक्टेड वर एडिटेड, लेकिन जो भी वो कलेक्ट करते थे दैट वॉज एडिटेड ऑल्सो बिफोर द स्टोरीज वर पब्लिश इन द कलेक्शन इन 1812। स्टोरीज़ को पब्लिश करने से पहले अगर कोई भी चीज़ नेसेसरी लगती थी तो उसको एडिट भी किया जाता था। एनीथिंग डैट वॉज कंसिडर्ड अनसुटेबल फॉर चिल्ड्रेन, ऐसी कोई भी चीज़ जो बच्चों के लिए सही नहीं होती थी, और वुड अपीयर वल्गर टू द एलाइट्स, या फिर अगर जो एलाइट क्लास, जो अमीर क्लास होता था, अगर उनको उनके हिसाब से अगर कोई चीज़ वल्गर है, सही नहीं है, दैट इज़ नॉट सुटेबल फॉर द चिल्ड्रेन, तो वॉज नॉट पब्लिश इन द पब्लिश्ड वर्जन, तो उसको पब्लिश ही नहीं किया जाता था। रूरल फोक टेल्स दस एक्वायर्ड अ न्यू फॉर्म। जो ये आपका जो फोक टेल्स था, जो कि रूरल फोक टेल्स, जिससे मतलब जो गांव की जो कहानियाँ होती थी, उसने एक नए तरीके का फॉर्म ले लिया था। इन दिस वे प्रिंट रिकॉर्डेड ओल्ड टेल बट ऑल्सो चेंज दम। इस तरीके से प्रिंट जो हो रहा था, जो पुरानी जो कहानियाँ थी उनका प्रिंटिंग तो हो रहा था, लेकिन एक नए तरीके के फॉर्म में हो रहा था। वुमेन बिकेम एन इम्पॉर्टेंट एज रीडर एज वेल एज राइटर। वुमेन्स जो थी अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीडर और राइटर दोनों ही की तरह सामने आ रही थी। पेनी मैगजीन्स वर स्पेशली मिंट फॉर वुमेन। पेनी मैगजीन्स को पब्लिश किया जाता था जो कि स्पेशली वुमेन्स के लिए होती थी। एज वेल एज द मैनुअल्स को भी पब्लिश किया जाता था। टीचिंग प्रॉपर बिहेवियर एंड हाउस कीपिंग, जिसमें कि टीच किया जाता था कि कैसे प्रॉपर बिहेव करना है, कैसे घर को संभाल के रखना है। When the novel began to be written in the 19th century, जब 19th century में novels को लिखा जाने लगा, वुमेन्स important readers की तरह सामने आई। Some of the best known novelists were, कुछ बहुत ही बेस्ट एग्जाम्पल्स वुमेन्स के नॉवलिस्ट के दिए गए हैं, जैसे कि जेन ऑस्टिन, ब्रॉन्टी सिस्टर, जॉर्ज एलाइट। Their writing became important and defining a new type of woman. उनकी राइटिंग्स जो थी अब नई तरीके की, नई टाइप की वुमेन को डिफाइन कर रही थी। पर्सन विद विल, एक ऐसी महिला जिसमें विल है, जिसकी पर्सनालिटी में स्ट्रेंथ है, जो डिटर्मिनेशन उसके अंदर है, और पावर है, सोचने समझने की शक्ति है। लर्निंग लाइब्रेरी हैड बीन इन एग्जिस्टेंस फ्रॉम द 17th सेंचुरी। लर्निंग लाइब्रेरीज जो थी वो 17th सेंचुरी से ही थी, एग्जिस्ट कर रही थी। एंड इन द 19th सेंचुरी द लर्निंग लाइब्रेरीज इन इंग्लैंड बिकेम इंस्ट्रूमेंट फॉर एडुकेटिंग वाइट कॉलर वर्कर। और 19th सेंचुरी तक आते आते ये लर्निंग लाइब्रेरीज जो थी, जो कि इंग्लैंड में थी, जो एक तरीके से इंस्ट्रूमेंट की तरह काम करने लगी फॉर एडुकेटिंग द वाइट कॉलर वर्कर्स। जो आपके वर्कर्स होते थे, वाइट कॉलर वर्कर्स, जो काम करने वाले लोग होते थे, उनको एडुकेट करने के लिए ये लर्निंग लाइब्रेरीज यूज़ होने लगी। आर्टिशियंस हो गए, लो मिडिल क्लास के पीपल हो रहे थे, ये सब इस लर्निंग लाइब्रेरीज को यूज़ कर रहे थे।
समटाइम्स सेल्फ एजुकेटेड वर्किंग क्लास पीपल रोड फॉर देमसेल्फ, कभी कभी जो सेल्फ एजुकेटेड होता है वर्किंग क्लास होता था, जो खुद अपने आप अपना काम करता था या पढ़ता था, वो अपने लिए लिख भी रहा था. आफ्टर द वर्किंग डेज वॉज ग्रेजुअली शॉर्टेन फ्रॉम द मिड 19th सेंचुरी. जब मिड 19th सेंचुरी में वर्किंग डेज काम करने के दिन थोड़ा सा छोटे हो गए, देन द वर्कर हैड सम टाइम फॉर सेल्फ इम्प्रूवमेंट. तब वर्कर्स को टाइम मिला कि वो अपने आप को थोड़ा सा सेल्फ इम्प्रूव कर पाएँ एंड सेल्फ एक्सप्रेशन, और अपने आप को सेल्फ एक्सप्रेस कर पाएँ. दे रोट पॉलिटिकल ट्रैक्स एंड ऑटोबायोग्राफी इन द लार्ज नंबर. उन्होंने पॉलिटिकल ट्रैक्स हो गए, जो पॉलिटिकल एरियाज हो गए, या ऑटोबायोग्राफी हो गई, आत्मकथा हो गई, उसको लार्ज स्केल में लिखना स्टार्ट कर दिया. फर्दर इनोवेशन, आवर नेक्स्ट टॉपिक. बाय द लेट 18th सेंचुरी, 18th सेंचुरी के ख़त्म होते होते द प्रेस केम टू बी मेड आउट ऑफ मेटल. अब जो प्रेस है वो मेटल से बन रही थी. थ्रू द 19th सेंचुरी देयर वर अ सीरीज ऑफ फर्दर इनोवेशन. और 19th सेंचुरी के आते आते बहुत सारे इनोवेशंस होने लगे थे प्रिंट टेक्नोलॉजी में. बाय द मिड 19th सेंचुरी रिचर्ड एम हो ऑफ न्यूयॉर्क हैड परफेक्टेड द पावर ड्रिवन सिलेंड्रिकल प्रेस. स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपकी बुक में एक एग्जाम्पल दिया हुआ है. रिचर्ड एम हो ऑफ न्यूयॉर्क. रिचर्ड एम हो जो कि न्यूयॉर्क के थे, उन्होंने एक पावर से चलने वाली जो सिलेंड्रिकल प्रेस होती है उसका इन्वेंशन किया. नाउ दिस व्हाट वाज इम्पॉर्टेंट इन दिस प्रेस, दिस वाज केपेबल ऑफ प्रिंटिंग 8000 शीट पर आवर. ये जो प्रेस थी आपकी वो 8000 शीट्स को पर घंटा मतलब पर आवर में प्रिंट कर सकती थी. दिस प्रेस वॉज पर्टिकुलरली यूजफुल फॉर प्रिंटिंग न्यूज़पेपर. इस प्रेस का ज़्यादातर इस्तेमाल जो था न्यूज़पेपर के लिए किया जा रहा था, प्रिंट करने के लिए. इन द लेट 19th सेंचुरी द ऑफसेट प्रेस वॉज डेवलप. और 19th सेंचुरी में ऑफसेट प्रेस भी डेवलप हो गई, जो कि 6 कलर्स को एक ही टाइम में प्रिंट कर सकती थी. फ्रॉम द टर्न ऑफ 20th सेंचुरी, और 20th सेंचुरी के आते आते इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड, इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली जो इलेक्ट्रिकल ऑपरेटेड प्रेस होती हैं वो भी डेवलप्ड हो गई. अ सीरीज ऑफ अदर डेवलपमेंट फॉलोड. और बहुत सारे नए डेवलपमेंट भी हुए, जैसे कि पेपर को फीड करने का जो तरीका था वो अब इम्प्रूव हो चुका था. प्लेट्स की क्वालिटी बेटर हो चुकी थी. ऑटोमेटिक पेपर रील डालना, फोटो इलेक्ट्रिक कंट्रोल, कलर्स को कैसे कंट्रोल किया जाता है, ये सब नए इनोवेशन सब हो रहे थे. द एक्यूमुलेशन ऑफ सेवरल इंडिविजुअल एंड मैकेनिकल इम्प्रूवमेंट ट्रांसफॉर्म द अपीयरेंस ऑफ द प्रिंटेड टेक्स्ट. अब इस तरह के जो मैकेनिकल इम्प्रूवमेंट हो रहे थे, ये जो नए इनोवेशंस हो रहे थे, इसकी वजह से प्रिंटेड टेक्स्ट जो थे एक नए तरीके से अपीयर होके सामने आए. प्रिंटर एंड द पब्लिशर कंटिन्यूसली डेवलप अ न्यू स्ट्रैटेजी टू सेल देयर प्रोडक्ट. जो प्रिंटर्स थे या जो पब्लिशर्स होते थे वो नए नए तरीके के तरीके को ढूंढ रहे थे कि कैसे वो अपने प्रोडक्ट्स को सेल आउट कर सकते हैं. 19th सेंचुरी पीरियोडिकल serialized important novel which gave birth to the particular way of writing novel. 19th सेंचुरी में हम देखते हैं कि कैसे पीरियोडिकल्स भी पीरियोडिकल serialized important novels, जो पीरियोडिकल्स जो होते थे वो डेवलप्ड हो रहे थे, नॉवेल्स डेवलप्ड हो रहे थे, जिसकी वजह से एक नए तरीके से नॉवेल्स को कैसे लिखा जा सकता है उसका जन्म हुआ. एंड इन द 1920 इन इंग्लैंड पॉपुलर वर्क वॉज सोल्ड इन चीप सीरीज. और 1920 में हम देख रहे हैं कि इंग्लैंड में कैसे जो पॉपुलर साहब के जो वर्क्स होते थे उनको बहुत ही सस्ते सीरीज़ में सेल किया जाता था, बेचा जाता था, जिसको शिलिंग सीरीज़ कहा जाता था. द डस्ट कवर और द बुक जैकेट. जो बुक का जो कवर होता है जिसको डस्ट कवर कहा जाता था या बुक जैकेट कहा जाता था, वो भी 19th सेंचुरी में ही इनोवेट हुआ था, उसी समय डेवलप किया गया था. विद द ऑनसेट ऑफ द ग्रेट डिप्रेशन इन 1930 में ग्रेट डिप्रेशन के आने की वजह से पब्लिशर्स फियर्ड अ डिक्लाइन इन द बुक परचेज. पब्लिशर्स के मन में एक डर आ गया था कि कैसे अब वो उनकी जो बुक्स हैं अब वो डिक्लाइन होने लगेंगी, अब लोग नहीं खरीदेंगे. टू सस्टेन द बाइंग दे ब्रॉट अप चीप पेपर बैक एडिशन. इसलिए उन्होंने क्या किया कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा बुक खरीदते रहें और बुक्स बिकती रहें, इसीलिए उन्होंने बहुत ही सस्ती पेपर बैक एडिशंस को भी निकालना स्टार्ट कर दिया. That's for today. In the next topic we will go through our next topic, that is India and the world. Next topic में हम we will read at how the print has developed in India. Thank you.